अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड इट्स आर्किटेक्चर। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है और इसके आर्किटेक्चर के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग वाइज एंड शॉर्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डॉट नेट की बात करें, डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट क्या होता है? हमारे पास हमारे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक ऐसा सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क होता है जो डेवलपर्स की हेल्प करता है कि वो डिफरेंट टाइप्स की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको बना सके ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। यानी इसके लिए हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसको विंडोज़ के लिए भी बना सकते हैं, मैकोस के लिए भी बना सकते हैं और लिनक्स के लिए भी हम लोग इसको बना सकते हैं। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क होता है डॉट नेट जो हम लोग विंडोज़ एप्लीकेशन, मैकोस एप्लीकेशन, लिनक्स एप्लीकेशन, हर तरह की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब इट्स सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन। हम डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हुए वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज भी बना सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग डिफरेंट टाइप्स की जो गेम्स होती हैं वो भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास वो है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम कब यूज़ करते हैं हम लोग? जब हम लोगों ने किसी कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है ये हमारे डॉट नेट फ्रेमवर्क का कोर है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा एक इंजन है, डॉट नेट फ्रेमवर्क का इंजन है जो हमारी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर सकते हैं कि हमने अगर एक एप्लीकेशन डेवलप की है, हमने उसका जो कोड लिखा है, तो CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या करती है? उस कोड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट में भी यूज़ होती है। ये क्या करती है कि ऑटोमेटिकली मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट कर देती है। यानी जो डेवलपर्स होते हैं उन्हें अलग से मेमोरी को एलोकेट या डी एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा CLR इस काम के लिए काफ़ी होता है कि वो मेमोरी को ऑटोमेटिकली एलोकेट भी कर लेती है और डी एलोकेट भी कर लेती है। ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रन करना होता है। उसके बाद आता है गार्बेज कलेक्शन। अब गार्बेज कलेक्शन क्या होता है CLR में कि हमने अगर ये मेमोरी को ऑटोमेटिकली एलोकेट और डी एलोकेट कर रही है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ फाइल्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या करता है CLR कि इसमें जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली, चूँकि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है वो गार्बेज में ही चला जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने घर को साफ़ कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, कुछ मेमोरी बनानी है, किसी जगह पर हमें कोई स्टोरेज करने के लिए कुछ मेमोरी बनानी, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से फालतू चीज़ें हटा देंगे। तो गार्बेज कलेक्शन भी CLR के अंदर यही करता है कि हमारे कोड के अंदर या हमारी ऐप डेवलपमेंट में जो भी फाइल्स या ऑब्जेक्ट फालतू होते हैं उनको अंदर से क्या करता है, रिमूव कर देता है, जिससे हमारी जो मेमोरी होती है, हमारे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है, एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस या स्पीड होती है वो इनहेंस होती है। उसके बाद आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो CLR क्या करता है कि CLR जो होता है ऑटोमेटिकली जो भी एक्सेप्शंस आती हैं, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी कोडिंग में एरर आता है उसको सॉल्व कर लेता है। तो एप्लीकेशन को क्रैश किए बगैर क्या करता है कि बड़ी ग्रेसफुली क्या करता है, ये एरर्स को ड्यूरिंग द रन टाइम ही यहाँ से रिमूव कर देता है। उसके बाद CLR टू मशीन कोड कन्वर्जन। जब भी हम लोगों ने कोई भी कोड लिखते हैं, कंपाइल तो हम लोग CLR क्या करता है, उस कोड को एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है, लेकिन क्या करते हैं कि जो कोड हम लोगों ने लिखा होता है, डॉट नेट कोड होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज यानी CIL के अंदर जो होते हैं उस कोड को कन्वर्ट कर देता है। फिर क्या होता है कि उसको कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है कि CLR जो होता है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसको जो हमारा कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड होता है जो हमने एग्जीक्यूट किया है उसको फिर मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ताकि अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो उसको अलाउ कर देता है कि तुम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अब रन हो सकती हो। उसके बाद हमारे पास आर्किटेक्चर का सेकंड पॉइंट आता है जो कि हमारे पास बेस क्लास लाइब्रेरी। अब बेस क्लास लाइब्रेरी की बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ द रीयूजेबल क्लासेस एंड फंक्शंस होती हैं। इसके अंदर यानी ये एक कलेक्शन होती है हमारी रीयूजेबल क्लासेस और फंक्शन का, जो कि डॉट नेट एप्लीकेशंस के फाउंडेशंस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। अब इसके जो बेस क्लास लाइब्रेरी थी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आते हैं उनमें हमारे पास आता है रीयूजेबल क्लासेस एंड फंक्शंस। तो रीयूजेबल क्लासेस एंड फंक्शन यानी कि
अब इसकी एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि पहले से लिखा गया कोड होता है, प्री रिटन कोड होता है, जो डायरेक्ट डेवलपर्स ने क्या करना होता है उसको डायरेक्टली यूज़ करना होता है। यानी देखो अगर मैं बात करती हूँ, अब सी प्रोग्रामिंग की बात कर लें, C++ की बात कर लें, इसमें अब ये जो सी आउट है, सी नैप, प्रिंटफ, स्कैनफ जो हम यूज़ करते हैं, ये प्री रिटन कोड ही होते हैं। यानी पहले से हमें बता दिया होता है कि अगर आपने आउटपुट शो करानी है या आप लोगों ने आउटपुट इनपुट करानी है तब इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, आपने बस इस कोड को याद करना है। यानी ऐसे कोड जो हमें खुद लिखने नहीं पड़ते हैं, ये पहले से ही डेवलप हो चुके हैं, हम सिर्फ उनको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी यूजेबल क्लासेस एंड फंक्शंस होती है। जैसे डाटा टाइप्स होती है, फाइल हैंडलिंग होती है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे के सारे यूजेबल क्लासेस एंड फंक्शन हमारी बेस क्लास लाइब्रेरी के कलेक्शंस में आते हैं। उसके बाद आते हैं कॉमन फंक्शनैलिटीज़। अब इसमें डिफरेंट किस्म की ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, फाइल इनपुट आउटपुट, डाटाबेस कनेक्टिविटी। यानी इसमें क्या होता है कि हमें अलग से कोई भी डाटाबेस का सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि इसी के यानी ये हमें BCL जो होता है ये हमें ऑटोमेटिकली ही हमारे डाटा को स्टोर करने का काम करता है। XML पार्सिंग होती है इसमें, नेटवर्किंग, ठीक है, नेटवर्किंग को भी ये मैनेज करता है। उसके बाद जो भी कोड हमने लिखा होता है उसके नए नए टास्क जो परफॉर्म करने के लिए भी हम लोग इस लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं। उसके बाद है फाउंडेशन फॉर द .NET एप्लीकेशन। देखिए मैंने आपको स्टार्ट से ही बताया था BCL के बारे में कि ये कलेक्शन ऑफ द यूजेबल क्लासेस एंड फंक्शन होते हैं जो कि हमारी .NET एप्लीकेशन की फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लेते हो ना, फिर आप उसी कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं कि नए नए पॉइंट्स बना सकते हैं। और देखो जैसे मैंने बेस क्लास लाइब्रेरी की डेफिनेशन स्टार्ट पे लिखी है ना, इज अ कलेक्शन ऑफ द यूजेबल क्लासेस एंड फंक्शन दैट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द .NET एप्लीकेशन। तो अगर ये कोई क्वेश्चन आपको कोई 5-6 मार्क्स का आ जाता है और आपके पास सिर्फ एक डेफिनेशन है, तो आप उसी डेफिनेशन से भी आगे फर्दर पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे देखो रीयूजेबल क्लासेस एंड फंक्शन के ऊपर बात हुई, तो आप उसको एक पॉइंट में बना लो। अब ये याद रख लो कि वो क्लासेस और फंक्शन कौन कौन से है, क्या वो प्री रिटन कोड ही होते हैं। रीयूजेबल का मतलब होता है जो पहले से लिख चुके हैं, पहले से यूज़ हो चुके हैं, हमने उसे दोबारा यूज़ करना होता है। फिर उसके बाद कॉमन फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन से याद रख लो कि उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। फाउंडेशन फॉर द .NET एप्लीकेशन, देखो एक डेफिनेशन से नीचे फर्दर पॉइंट्स बना लिए, इस तरह करके आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक छोटा सा आइडिया दे रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। उसके बाद देखिए सपोर्टेड लैंग्वेजेस, थर्ड पॉइंट आता है आर्किटेक्चर का, सपोर्टेड लैंग्वेज। यानी ये किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट कौन कौन सी होती हैं, यू कैन यूज़ लैंग्वेजेस लाइक C# जो कि हम लोग इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, VB.NET है एंड F# है। इन .NET ये क्या करती है, ये लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस है जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल हो सकती है। हम लोग अपनी पसंद से कोई भी लैंग्वेज जो है चूज़ कर सकते हैं, या हमें जो प्रोवाइड किया जाता है प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सी बेस्ट लैंग्वेज है वो हम लोग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है CIL कंपाइलेशन। हमने CLR में बात की थी ना कि जो भी कोड हम अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं CIL यानी कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होता है कि वो जो कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, हमारी जो नेटिव मशीन कोड होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमें ये बात पता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप कुछ भी है, वो मशीन कोड यानी बाइनरी में जो लिखा होता है उसी को ही अंडरस्टैंड करता है। तो फिर क्या होता है, सबसे पहले जो हमने कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होने के लिए क्या होता है, CIL में कन्वर्ट होता है। एग्जीक्यूट होने के बाद वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। फिर मशीन कोड में जो कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है उसको हम लोग रन कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उसको रन कर सकते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म जो है हमारा विंडो है, चाहे मैकोस है, चाहे लिनक्स है। उसके बाद हम लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग देखो यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर इंटरऑपरेबिलिटी की बात ये है कि अगर हमने एक कोड फॉर एग्जांपल मैंने उसको C में लिखा है तो मैं उसके अंदर जो है C# भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, यानी अगर C# क्लासेस जो है उसको मैं VB.NET प्रोजेक्ट के अंदर भी इंटीग्रेट कर सकती हूँ। इंटीग्रेट का मतलब होता है इन कोड को आपस में मिला सकती हूँ। तो लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है हम किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट कोड होता है प्रोजेक्ट के लिए, वो किसी भी दूसरे के अंदर जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नंबर 4 की, तो हमारे पास है एप्लीकेशन मॉडल्स इन .NET।
अब ये जो एप्लीकेशन मॉडल्स है, अब हमें कुछ ऐसे गिवन मॉडल्स, देखो मॉडल से मतलब है कि हमें कोई ना कोई डेमो दिया जा रहा होता है, कोई ना कोई रेडीमेड चीज़ दी जा रही होती है, हम लोग उसका यूज़ करते हुए बिल्कुल सेम उस जैसा बना सकते हैं। तो एप्लीकेशन मॉडल्स इन .NET का मतलब क्या होता है कि हमें एप्लीकेशन जो ऐप्स हमने बनानी होती हैं उनके मॉडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। फिर उन मॉडल्स की बेस पर ही हम लोग उनको डेवलपमेंट करते हैं। जैसे ASP.NET कोर की बात करें तो ये हमारे पास ऐसा क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है जो हमारी हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस के भी आइडियाज़ प्रोवाइड के लिए भी आइडियल होता है, ठीक है। हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, हम इनका यूज़ करते हुए उसको कर सकते हैं। उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड जो है बेसिकली ये ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपर जो है इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे डिफरेंट डेटाबेस ऑपरेशन और SQL राइटिंग, यानी जो डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं, जो भी SQL के अंदर हम लोगों ने कमांड लिखनी होती हैं, उस चीज़ को ये रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद एक्समनरी, ठीक है, एक्समरीन। अब ये हमारे पास क्या है, ये नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने का एक टूल है। किसके लिए? हमारे एंड्रॉयड के लिए, हमारे iOS के लिए और हमारे विंडोज़ के लिए, जो कि सिंगल कोड बेस प्रोवाइड करते हैं। यदि ये क्या है, अब हम इसके अंदर मॉडल्स के अंदर एक टूल पढ़ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास विंडो फॉर्म्स आते हैं, WPF आता है, ये क्या करते हैं, ये डेस्कटॉप। अब विंडो फॉर्म में विंडो के अंदर हम डेस्कटॉप ही ज़्यादा पढ़ते हैं, तो विंडोज़ के अंदर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को ही बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, विंडो फॉर्म्स का या WPF का। तो विंडो फॉर्म जो होता है यानी ये सूटेबल होता है कि हम डेस्कटॉप ऐप्स बनाएं, यानी उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हुए बना सकते हैं। जबकि यानी विंडो फॉर्म डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए होता है, जबकि WPF यानी विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन जो होता है, ये 3D ग्राफिक्स या एनिमेशंस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अक्सर आप लोगों ने अपने लैपटॉप्स में पेंटिंग की ऑप्शन देखी होगी, वहाँ पर 3D पेंटिंग्स भी आती हैं, एनिमेशंस भी आती हैं। तो वो चीज़ जो होती है उसके अंदर WPF जो होता है इन तरह के फीचर्स को ऑफ़र करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है हमारे कोर एप्लीकेशन का, वो है हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको बना सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम बना सकते हैं, कोई भी लाइब्रेरी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डॉकर सपोर्ट होता है। डॉकर सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास एक कंटेनर है। डॉकर सपोर्ट जो होता है एक लाइट वेट कंटेनर होता है, जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जो लाइट वेट होते हैं, ठीक है। ये हमें एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। हमारे क्लाउड बेस, हमारी हाइब्रिड ऐप्स जो होती हैं, उन सब के लिए ये डॉकर सपोर्ट जो होता है ये एक इंटीग्रेटेड टूल्स ही आप समझ सकते हैं, ये कंटेनर है, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद मल्टी OS कंपैटिबिलिटी है, यानी इसको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारी विंडोज़ है, हमारी लिनक्स है, हमारा मैकोस है, इनके लिए हम यूज़ करते हैं। कंसिस्टेंट डेवलपर एक्सपीरियंसेस होती है, यानी ये हमारी वेब ऐप्स के लिए, लिनक्स ऐप के लिए, डेस्कटॉप ऐप को विंडो पे बनाने के लिए हमारी हेल्प डिफरेंट किस्म के टूल्स और लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज होती है, जैसे BCL है, ASP.NET है, कोर एंटिटी फ्रेमवर्क और अवेलेबल अक्रॉस ऑल द सपोर्टेड प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें ये मिल जाते हैं। तो होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपको नोट्स बनाकर ही लेक्चर देती हूँ ताकि आप लोगों इसको रीड कर सकें और आप पेपर में इन्हीं नोट्स का ही आंसर लिख सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच।